नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। रूस के सेंट पीटरबर्ग मेट्रो में धमाके, 10 यात्रियों की मौत और 50 घायल, मेट्रो स्टेशन बंद। भारत समेत 7 पड़ोसी देशों का विजन डॉक्यूमेंट जारी, 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने का संकल्प, 70 अरब जीडीपी का लक्ष्य। ईवीएम पर आरोप प्रत्यारोप तेज, केजरीवाल का दावा 72 घंटे के लिए मशीन मिले तो साबित करेंगे छेड़छाड़, कांग्रेस ने मांगी चुनाव आयोग से सफाई। किसानों के आंदोलन को व्यापक समर्थन, पंजाब समेत कई राज्यों के किसान धरने पर पहुंचे, केंद्रीय मदद बढ़ाने की मांग। नाइजीरियाई छात्रों पर हिंसा के खिलाफ अफ्रीकी देश नाराज, अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग, कहा भारत ने नहीं की ठोस कार्रवाई। बुलेटिन में सबसे पहले बात रूस में हुए धमाके की और इसके बाद हम बात करेंगे अहम खबरों पर। रूस के सेंट पीटरबर्ग शहर में आज मेट्रो ट्रेन में धमाका हुआ है, जिसमें 10 लोगों के मारे जाने की खबर है और कई लोग घायल बताए जाते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाके से ट्रेन के दरवाजों के परखच्चे उड़ गए और कोच को काफी नुकसान पहुंचा। धमाके के बाद प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई, लोग बदहवास होकर भागने लगे। घटना के बाद मेट्रो स्टेशन को खाली करा लिया गया है और 3 मेट्रो स्टेशनों को तत्काल बंद कर दिया गया है। सुरक्षा बढ़ाई गई है। उधर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमाकों में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई है। रूसी राष्ट्रपति इन दिनों सेंट पीटरबर्ग में ही हैं। उन्होंने धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों से बात की। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि इस धमाके की आतंकवाद समेत सभी एंगल से जांच की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से ईवीएम मशीन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने भिंड में उत्तर प्रदेश चुनाव में इस्तेमाल हुई ईवीएम को काम में लेने का आरोप लगाया। साथ ही आयोग से 72 घंटे के लिए ईवीएम देने पर गड़बड़ी साबित करने का दावा किया है। कांग्रेस ने भी इस मामले में आयोग से सफाई मांगी है, तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है कि उन्हें 72 घंटे के लिए ईवीएम दें तो वो इसमें छेड़छाड़ के दावों को साबित कर देंगे। उन्होंने भिंड में वीवीपीएटी मशीन से केवल बीजेपी की पर्ची निकलने पर कहा कि ये मशीनें उत्तर प्रदेश चुनाव में इस्तेमाल हुई थी। आप हमें 72 घंटे के लिए ये मशीन उपलब्ध करा दीजिए, हम इसके सॉफ्टवेयर को आपको पढ़ के दिखा देंगे और हम इसके सॉफ्टवेयर को बता देंगे कि इसके अंदर क्या सॉफ्टवेयर और क्या चेंज किए गए हैं। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को सलाह दी थी कि पंजाब में हार को लेकर आत्मविश्लेषण करें और ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप खारिज किया था। ईवीएम में गड़बड़ी के मामले में कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग से सफाई मांगी है। हमने भी ये मुद्दा उठाया था। अब ये जो सफाई देने का काम है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करना चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि हम उस बात को नहीं मानते, ये सही नहीं है। भिंड मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हार कबूल नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि ईवीएम में टेम्परिंग हुई है। इसी ईवीएम ने पंजाब में उनको कांग्रेस को जिताया इलेक्शन और इसी ईवीएम ने 39 में से 38 सीटों पे आम आदमी पार्टी की गोवा में जमानत जब्त कराई। उस पर कोई विषय नहीं उठा रहे लोग, पंजाब में उठाएंगे विषय। उनको असल में हार कबूल नहीं हो रही। मध्य प्रदेश के भिंड में वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन की चेकिंग के दौरान केवल बीजेपी की पर्ची निकलने के मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। इस पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने भिंड के कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया है। चुनाव आयोग ने ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका को खारिज किया है। इसके अलावा आयोग नई ईवीएम मशीनें खरीद रहा है जो छेड़छाड़ होते ही काम करना बंद कर देंगी। हाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ दलों ने ईवीएम में हेरफेर का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
तो ईवीएम को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी हैं और चुनाव सुधार को लेकर भी लगातार बहस हो रही है, लेकिन जो आरोप हैं और जो सामने तथ्य हैं उसके बीच में चुनाव कहां पर खड़े हैं। जगदीप एस चोकर साहब हैं, संस्थापक सदस्य हैं नेशनल इलेक्शन वॉच एरिया से। जगदीप जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से ये हाल के कुछ महीनों में कहूं और खासतौर पर 4 राज्यों में चुनावों के बाद ईवीएम को लेकर एक बड़ा जो है मैं कहूं बहस का मुद्दा है ईवीएम। चुनाव सुधार तो अब एक दूसरी तरफ चले गए हैं और ऐसा लगता है कि सिर्फ ईवीएम सुधार पर ही पूरा फोकस हो गया है विषय। कैसे आप देखते हैं और क्या ये महज एक राजनीतिक वो दिखता है या फिर इसके पीछे कुछ और भी कहानी है? देखिए, ईवीएम का जहां तक सवाल है, अब तक तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं मिली थी और ये पिछले 10-15 साल से इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन अभी जो मध्य प्रदेश के 2 उपचुनाव के संदर्भ में ट्रायल के टाइम ये वीवीपीएटी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल वाली मशीन की ट्रायल में कुछ गड़बड़ अखबारों में आया है कि मिली है। इसके बारे में ये सोचना चाहिए कि एक तो ये पीपीवीएटी जो मशीनें हैं ये अभी भी ट्रायल पे हैं। इनके बारे में अभी पूरा फैसला शायद नहीं लिया गया है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन जो रेगुलर ईवीएम हैं उनमें किसी में अब तक गड़बड़ होने के बारे में कोई सूचना नहीं है। तो मैं समझता हूं हमें इस मुद्दे को 2 तरीका से देखना चाहिए। एक तो ये कि जो रेगुलर ईवीएम इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल करता आ रहा है पिछले 10-15 साल से वो, और ये पीपीवीएटी ईवीएम जिनमें पेपर ट्रेल एक निकलती है वो वाली मशीनें, इन मशीनों में ये सुनने में आया है कि मध्य प्रदेश में कुछ गड़बड़ ट्रायल के टाइम पे मिली है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये क्या हुआ, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन भी शायद कुछ इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है और उन्होंने वहाँ के जो मुख्य चुनाव अधिकारी तो नहीं, जो लोकल अधिकारी थे उनको ट्रांसफर किया है और आंध्र प्रदेश से कुछ लोगों को लाके लगाया है। उसमें जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात लगती है, मैंने आज एक अखबार में पढ़ा कि जो राज्य सरकार है वो उन लोगों को ट्रांसफर करने से शायद आनाकानी कर रही है। अब ये सब चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी जगह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको चुनाव में जो भी है वो करने का अधिकार है और वो अधिकार रहना चाहिए। लेकिन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को उनके कामकाज को मानना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। लेकिन अगर पेपर वेरीफाइबल ट्रेल वाली मशीन में कुछ गड़बड़ है तो इलेक्शन कमीशन को वाकई में ये बताना चाहिए कि उसमें क्या गड़बड़ है और वो कैसे हुई और उसको ठीक करने के लिए वो क्या कर रहे हैं। जगदीप साहब, ये भी बहुत जरूरी है। 2 बातें हैं। जिस तरीके से पूरा मसला और इससे पहले आरोप चुनाव के नतीजों के बाद लगे, इलेक्शन कमीशन ने हालांकि कई बार बयान दिया कि इस तरह की बातें बेबुनियाद हैं और ईवीएम पूरी तरीके से सेफ सिक्योर है और उनको जो है हैक नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब सवाल खड़े होंगे तो जाहिर है कि आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन को भी ये चाहिए कि वो पब्लिक फोरम पर या फिर राजनीतिक पार्टियों के एक सामूहिक प्रतिनिधिमंडल के सामने उन तमाम आशंकाओं को दूर करे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की साख और उस पर भरोसा इस लोकतंत्र के लिहाज से और चुनाव नतीजे या फिर चुनावों से जोड़कर देखें तो बहुत अहम हो जाता है। नहीं, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में खुल के बताना चाहिए कि क्या हुआ और उनका, बल्कि किसी हद तक किसी भी राजनीतिक दल को ये कहना कि आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और ईवीएम पे गलती मत कीजिए, ये उनका कहना थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल है। इलेक्शन कमीशन को पार्टियों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अपना काम ईमानदारी और सुदृढ़ता और ट्रांसपेरेंसी के साथ करना चाहिए। उनको ये जो मध्य प्रदेश के बारे में खबरें आई हैं ट्रायल के बारे में, उसके बारे में उनको खुल के बताना चाहिए। अभी तक उसके बारे में पूरी सूचना कम से कम मैंने तो कहीं नहीं देखी है। और इसके अलावा सर, आप लोग लगातार निगरानी करते रहे हैं दलों पर, उनके व्यक्तिगत जो उम्मीदवार रहे हैं अलग अलग चुनावों में। चुनाव सुधार का एक लंबा अरसा जिस पर चर्चाएं, बहस और बढ़ी भी हैं आगे, लेकिन आपको लगता है कि ईवीएम एक नेक्स्ट जनरेशन में जब हम पहुंचे उसके बाद जिस तरीके से सवाल खड़े हुए, उस मुहिम को इससे झटका लग सकता है?
देखिए, झटका क्या लगेगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म तो हुए ही नहीं है, सिवाय चर्चाएं ही होती रही हैं। चर्चा होना और वाकई में कुछ काम होना, ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। तो झटका तो लगेगा ही अगर सारा सबकी अटेंशन ईवीएम पे ही लग जाएगी और बाकी चीजों पे। अभी जो पहले बात हो रही थी कि इस बजट में जो हुआ है कि जो भी कंपनी जिस पार्टी को जितना मर्जी पैसा दे दे, किसी को पता नहीं लगेगा, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जिससे चुनाव प्रक्रिया को बहुत बहुत नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन ईवीएम की कहानी तो यह है कि हर इलेक्शन के बाद ईवीएम पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन इस दफा ये जो मध्य प्रदेश वाली बात हुई है, ये कुछ पहले से अलग बात है। बाकी मैं जितने आरोप लगते हैं हर इलेक्शन के बाद, जो पार्टी हारती है वो ही गलती निकालती है, और हर पार्टी हार चुकी है और हर पार्टी जीत चुकी है। तो वो तो आरोप मेरे ख्याल में नॉर्मल आरोप थे जिनके बारे में कुछ ज्यादा फिक्र करने की बात नहीं थी। लेकिन ये जो पीपीबीएटी मशीन पे ट्रायल के टाइम पे गड़बड़ के बारे में खबरें आई हैं, ये बहुत जरा गंभीर हैं और इनके बारे में इलेक्शन कमीशन को खुल के बताना चाहिए। बिल्कुल। और अगर पीपीबीएटी मशीनों में कुछ खराबी है तो उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कुछ और तरीका निकालना चाहिए जिससे लोगों में इनकी शंका दूर हो। जैसे आपने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टियों को या सार्वजनिक मंच पे आके इलेक्शन कमीशन को ये साबित करना चाहिए कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो अपनी साख है वो उनके काम से है। जब तक वो काम ठीक से करेंगे तो उनकी साख बनी रहेगी। अगर वो थोड़ा भी उन्होंने ट्रांसपेरेंसी पे गफलत की या ट्रांसपेरेंसी को कम करने की कोशिश की तो उनकी साख पे बहुत बड़ा आंच पहुंचेगी और वो देश के लिए और डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। ये पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जरूरी होगा आधार। नई योजनाओं को दायरे में लाने की तैयारी में सरकार। निजता के सवाल पर विपक्ष की तकरार। देखिए RSTV विशेष आधार पर रार शाम 7:30 बजे। भारत समेत 7 पड़ोसी देश साल 2025 तक 2 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे। इन देशों ने अगले 8 साल में जीडीपी को $70 अरब तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता भी जाहिर की है। भारत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में आज यह फैसला हुआ, जिसमें आर्थिक विकास और संपर्क बढ़ाने को लेकर खास तौर पर चर्चा हुई। भारत समेत 7 पड़ोसी देशों के वित्त मंत्रियों ने सोमवार को दिल्ली में विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सदस्य देशों भारत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के बीच संपर्क साधन मजबूत करने पर जोर दिया। वित्त मंत्री का जोर व्यापार और पर्यटन बढ़ाने पर भी था। इन देशों ने साल 2025 तक $70 अरब की जीडीपी और 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। The SASAC vision, complemented by the operational plan, would help the member countries overcome the problems and challenges associated with unemployment, macroeconomic and structural vulnerabilities, access and integration, and limited investment and growth. साथ ही सोमवार को म्यांमार का इस समूह का 7वां सदस्य बनने पर स्वागत किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि म्यांमार के जुड़ने से पूर्वी एशिया तक पहुंचने में मदद मिलेगी। Our policy will definitely receive a fillip with Myanmar's participation in SASAC, improved access to gateway ports, particularly in Bangladesh and Myanmar, may help to unleash the latent potential of the agro and forest-based industries. दुनिया में दक्षिण एशिया सबसे कम संगठित आर्थिक क्षेत्र है। दक्षिण एशियाई उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत साल 2001 में हुई थी। शुरुआत में बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल इसके सदस्य थे। तब से समूह ने $9 अरब की 46 परियोजनाओं को पूरा किया है। ये परियोजनाएं ऊर्जा, व्यापार सहूलियतें और आर्थिक गलियारों से जुड़ी हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी।
दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे तमिलनाडु के किसानों को आज पंजाब के किसानों का समर्थन मिल गया। किसानों ने सूखे और फसल के नुकसान के मद्देनजर केंद्र सरकार से कर्ज माफी की मांग की है। पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे तमिलनाडु के किसानों के समर्थन में दूसरे राज्यों के किसान भी आने लगे हैं। सोमवार को पंजाब समेत कई राज्यों के किसानों ने यहां धरना दिया। हमारा देश है, हमारे देश का किसी भी कोने का जो किसान हो उसको जो भी समस्या हो हमारी अपनी समस्या है। कर्जा और स्वामीनाथन आयोग और कृषि नीति अपनाया और सभी प्रांतों के मुख्यमंत्री बुला के इस देश में कृषि नीति की मतलब आवाज उठाए। आपसे विनती करता हूं कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करो, नहीं श्रीधर से हम उठने वाले नहीं है। लोकसभा उपाध्यक्ष और AIADM के नेता M तंबीदुरई सोमवार को फिर जंतर मंतर पहुंचे और किसानों की मांगों का समर्थन किया। तंबीदुरई ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से किसानों की मदद के लिए जितनी राशि की मांग की थी वो नहीं मिली है। I requested Arun Jaitley ji to look into their demand, and he said he will consider that. And also, I took the farmers to meet Radha Mohan Singh, that agriculture minister also, and they also met our home minister also, because the drought relief also we are not able to get. Tamil Nadu could not get what we demanded. Also, I am going to take up the issue and see that this will be solved. केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले तमिलनाडु को राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण कोष से सूखा और चक्रवात पीड़ित इलाके के लिए 1712 करोड़ रुपए जारी किया है, लेकिन किसान इसे नाकाफी बता रहे हैं। तमिलनाडु से आए किसान पिछले 20 दिनों से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कर्ज माफी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेता जंतर मंतर पर जाकर किसानों से मिल चुके हैं। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। देश के शीर्ष 10 शैक्षणिक संस्थानों में IIT का दबदबा बरकरार है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से आज जारी इंडिया रैंकिंग में बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पहले और IIT चेन्नई दूसरे स्थान पर है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की इस साल की रैंकिंग सोमवार को जारी की। शीर्ष 5 शिक्षण संस्थानों में दूसरे नंबर से 5वें नंबर तक IIT संस्थानों के नाम हैं। तीसरे स्थान पर IIT बॉम्बे, चौथे स्थान पर IIT खड़गपुर और 5वें पायदान पर IIT दिल्ली है। कि गुणवत्ता प्राप्त संस्थानों को रिकॉग्नाइज कर रहा है और समाज को भी मार्गदर्शन मिलता है कि कहाँ अच्छा रैंकिंग है, कहाँ अच्छी गुणवत्ता है, तो वहाँ प्रवेश लेने में उनको एक आधार मिलता है कि ये अच्छा रैंकिंग है। रैंकिंग में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को 6ठा स्थान मिला है। 7वें स्थान पर IIT कानपुर, 8वें स्थान पर IIT गुवाहाटी, 9वें पर IIT रुड़की और 10वें पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम है। ये भारत विरोधी नारे और अफजल गुरु के नारे के लिए JNU या जादवपुर को पुरस्कार नहीं मिला है। ये पुरस्कार वहाँ जो छात्रों की खबरें मीडिया नहीं चलाता है, वो छात्रों ने जो बहुत अच्छा शोध कार्य किया है साइंस टेक्नोलॉजी में, उसके लिए। इन शीर्ष शिक्षण संस्थानों को 10 अप्रैल को राष्ट्रपति पुरस्कार देंगे। NIRF के तहत शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग 2016 से शुरू हुई थी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था। पार्टियों में टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान रही। कांग्रेस के कई नेताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी भी दिखाई, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक अम्बरीश गौतम ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली में MCD चुनाव के पहले नेताओं का दलबदल जारी है। कांग्रेस नेता और दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रहे अम्बरीश गौतम ने सोमवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। हमारे को सम्मान नहीं मिल रहा तो आगे हमें क्या सम्मान मिलेगा, जब इन नेताओं की चलनी है, इन लोगों को ही जिम्मेदारी दे रखी है बड़े नेताओं ने, तो इसलिए इन नेताओं के आगे हम क्यों अपने घुटने टेकें। कांग्रेस में MCD चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान सामने आ गया है। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर AK वालिया और हारून यूसुफ ने भी इस मामले में पार्टी से नाराजगी जाहिर की है। ये कैंडिडेट नहीं चलेगा, इसको चेंज करिए, कभी दूसरे को चेंज करिए, इस तरीके से बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। और अब हम जो है ये फील करने लगे हैं कि जब ये कमेटी ही हमें नहीं समझ पा रही है तो हमारा क्या फायदा है।
टिकट बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी से नाराज हैं। हम लोग 25 अप्रैल तक यहाँ बैठ के अपना विरोध जताएंगे। हम लोग उस प्रत्याशी को इनकार करते हैं, हम उस प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं करेंगे, इसलिए हम पार्टी कार्यालय के बाहर बैठ के 25 अप्रैल तक रहेंगे। जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। हमारे समाज को तो एक भी वोट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी। मेरा 40% वोट है वाल्मीकि का, एक वोट नहीं डलने दूंगी मैं इसको। मैं निर्दलीय वहाँ से जीत के दिखाऊंगी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन का सोमवार को आखिरी दिन था। तीनों नगर निगम के लिए 23 अप्रैल को मतदान होना है। चुनावों के समय नेताओं की नाराजगी, दल बदल और शोर शराबा ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार दिल्ली नगर निगम चुनाव में जिस तरह का ड्रामा और सस्पेंस सामने नजर आ रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। श्रीनगर में सोमवार को हुए एक आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 6 जवान और एक नागरिक घायल हो गया। घटना पठान चौक के पास सेमपोरा की है। यहाँ सीआरपीएफ के जवानों को ले जा रहे एक वाहन पर आतंकियों ने हमला किया। हमले में वाहन में सवार 6 जवान और सिविलियन ड्राइवर घायल हो गए। ये जवान लोकसभा उपचुनाव ड्यूटी के लिए श्रीनगर जा रहे थे। शनिवार के बाद से श्रीनगर में सुरक्षा कर्मियों पर तीसरा हमला है। पाकिस्तान ने आज जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर गोलीबारी की। इसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों में दहशत जरूर है। भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। सेना ने पुंछ और बीजी सेक्टर में भारतीय फौजियों की अग्रिम चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी जवानों ने स्वचालित हथियारों से गोले दागे और फायरिंग की। भारतीय जवानों ने भी इसका पुरजोर जवाब दिया। पहला जो है पुंछ सेक्टर में 9:30 बजे सुबह और दूसरा जो है 10 बजे सुबह बीजी सेक्टर में किया है। मोटार के गोले, ऑटोमेटिक और स्मॉल आर्म्स का फायर जो है वो कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है और इसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। गोलीबारी से स्थानीय लोगों में दहशत है। पाकिस्तान से ऐसी फायरिंग कर रही है, हम बाहर नहीं निकल सकते, बहुत जोर से फायरिंग कर रही है दोनों तरफ। हमारे इंडिया की फौज जवाब दे रही है। पुंछ सेक्टर में इस महीने संघर्ष विराम उल्लंघन का ये चौथा मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ईरान ने 15 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है। तमिलनाडु के इन मछुआरों को पिछले साल हिरासत में लिया गया था। मछुआरों के साथ उनकी नौकाएं भी जब्त हुई थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर आज ये जानकारी दी। साथ ही विदेश मंत्री ने तेहरान स्थित भारतीय दूतावास का शुक्रिया किया और अधिकारियों के अच्छे काम की सराहना की। इन मछुआरों को ईरान की समुद्री सीमा में घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिनमें से कई बहरीन के नागरिकों के लिए भी काम करते थे। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने भारत की एक नाव समेत 11 भारतीयों का अपहरण कर लिया है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक ये नाव दुबई से सोमालिया के समुद्री तट की ओर जा रही थी। सोमालिया के समुद्री तट पर 2012 के बाद अपहरण की यह पहली घटना है। 2 हफ्ते पहले भी समुद्री लुटेरों ने श्रीलंका के तेल से भरे एक टैंकर पर कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में उसे बिना शर्त छोड़ दिया गया। स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि भारतीयों की रिहाई की कोशिशें की जा रही हैं। भारत स्थित अफ्रीकी देशों के राजदूतों ने नाइजीरियाई छात्रों पर हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने इन घटनाओं को रोकने के लिए अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। दिल्ली में एक बैठक के बाद जारी बयान में राजदूतों ने कहा कि भारत में अफ्रीकी नागरिकों पर हुए हमले नस्लवादी हैं। इन अफ्रीकी राजदूतों की मांग है कि प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमले की कड़े शब्दों में निंदा करें। राजदूतों ने इन हमलों की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। इन देशों का कहना है कि जांच का जिम्मा मानवाधिकार परिषद को दिया जाए। उन्होंने मामले को अफ्रीकन यूनियन तक ले जाने की बात कही है। संसद परिसर में आज राज्यसभा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में कर्मचारियों के परिजनों ने हिस्सा लिया और इस मौके पर बच्चों के लिए चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता भी हुई। कागज पर अपनी कला उकेरते छोटे बच्चे, देश और दुनिया के मसलों पर निबंध लिखते छात्र छात्राएं। राज्यसभा दिवस के मौके पर बच्चे जुटे तो उनका हुनर सामने आया। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है कंपटीशन में आके, और मैं यहाँ पे 4th टाइम आई हूँ और ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेरे लिए आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। काफ़ी ज़रूरी होता है, वो आपका आगे हेल्प करता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो आगे के लिए। बच्चों के मनोरंजन के लिए कठपुतली नृत्य भी हुआ। छात्रों ने जादूगर के करतबों का भी लुत्फ उठाया। Upper House had its first sitting
on 3rd April 1952. Since that day, every year on 3rd April, we celebrate Rajya Sabha Day to make the day memorable. बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को 18 अप्रैल को राज्यसभा महासचिव की मौजूदगी में पुरस्कृत किया जाएगा। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। हर साल इसी दिन को राज्यसभा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।